हेलो दोस्तों, टीचर्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। टीचर्स ऑनलाइन में हिंदी साहित्य की सीरीज चल रही है, जिसमें व्याकरण की सीरीज और हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज, दो सीरीजें चल रही हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज का पहला भाग अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा बहुत ही शानदार वीडियो है। आप उस वीडियो को, जो हिंदी साहित्य से तैयारी करना चाहते हैं, उस वीडियो को ज़रूर एक बार देखें। व्याकरण में किस जो सीरीज चल रही है, उसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 तक पढ़ा दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं। और भाग 6 में समास, इसके पिछले वीडियो में आपको बताया भी गया था। भाग 1 में संज्ञा सर्वनाम, भाग 2 में क्रिया और भाग 3 में विशेषण, भाग 4 में अव्यय को समझाया गया था और भाग 5 में क्रिया विशेषण को समझाया गया था। चाहे जितना अंधकार हो, पर प्रकाश की आस न खोना, आगे आने वाले दिन में आंसू से मुख कभी न धोना। आंधी आती है आने दो, घुमड़े घटाएं घिर जाने दो। अरे कांटों पर चल कर पाओगे फूलों जैसा नरम बिछौना। एक लक्ष्य निर्धारित करना, उस पथ पर चलते रहना। एक लक्ष्य निर्धारित करना, उस पथ पर चलते रहना। और संघर्षों का नाम जिंदगी, दुख में कभी निराश न होना। चाहे जितना अंधकार हो, पर प्रकाश की आस न खोना। आज का ये कविता आपको अच्छी लगी हो तो 1-2 गोले लाइक और सब्सक्राइब पर भी डालें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, कुछ राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वहाँ जहाँ पे जिस स्तर पे वहाँ पे करना चाहिए। समास क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं, इस पे आज की क्लास की चर्चा होगी। वैसे समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त कर देना। जैसे कि 10 लोग हैं, वो बिखरे हैं, इधर उधर हैं, उनको इकट्ठा कर लिया जाए, एक जगह संगठित कर दिया जाता है, तो उसमें ताकत बन जाती है। उसी प्रकार जो है शब्द है, उनको संगठित कर लिया गया, उनका संक्षिप्त कर लिया गया, तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। इसी संक्षिप्तीकरण को, इसी को समूहन को हम लोग समास कहते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षिप्तीकरण से तात्पर्य है जो ज़्यादा जगह में लिखी गई चीज़ है, उसको संक्षेप में लिख देना ही समास है। जैसे जितेंद्रिय लिखा है, और जितेंद्रिय को हमने क्या किया, लिखेंगे जो व्यक्ति इंद्रियों को जीत लेता है, उतनी जगह हम केवल ये लिख दिए कि जितेंद्रिय। तो उन सारे शब्दों को संक्षिप्त करके हमने, इसी संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। समास के प्रकार, समास प्रायः 6 प्रकार के होते हैं। कई जगह जो है क्या कहते हैं, ये तत्पुरुष के प्रकार के अंतर्गत भी जो है कर्मधारय और द्विग को सम्मिलित कर लिया जाता है। तो 1, 2, 3, 4 ही प्रकार के समास का उल्लेख मिलता है, लेकिन एक सामान्य रूप में समास 6 प्रकार के होते हैं। और समास का जो पहला प्रकार है वो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास को समझने से पहले हमें अव्यय को समझना चाहिए। अव्यय क्या है? इसके पिछले वीडियो में क्रिया विशेषण पढ़ाया था। क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण वो एक प्रकार का अव्यय है
और अव्यय क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के अनुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर भी अव्यय का इस्तेमाल होगा, तो इनमें लिंग वचन कारक आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। अव्ययी भाव समास वहाँ होता है, एक तो अव्यय हो और वो प्रथम पद अव्यय हो और उसी पद की प्रधानता हो। तो इसमें पहले पद जो हैं उन्हीं की प्रधानता है और वो अव्यय है। जैसे अन होगा, ये अव्यय है, ठीक है। यथा अव्यय है, ध्यान अव्यय है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, अव्यय, तो वो अव्ययी भाव समास का निर्माण करते हैं, अव्ययी भाव समास का निर्माण करते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ठीक है। अब ये अव्यय जुड़ने के बाद ये पूरा अव्यय हो जाता है। इसके बाद यह जैसे यथाशक्ति जहाँ पर भी मिलेगा यथाशक्ति ही मिलेगा, यथाशक्तियों नहीं मिलेगा, यथाशक्तिये नहीं होगा, मतलब इसमें कोई चेंजेज नहीं आते। अव्ययी भाव समास का पहचानने के सबसे तरीका है उसके लिंग वचन कारक आदि को बदल कर देख लो, यदि उसमें कोई चेंजेज नहीं हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अनुकूले नहीं होगा, अनुकूलो नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर लिंग वचन कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय होता है और अव्यय का जहाँ पे इस्तेमाल हो जाए वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। प्रथम पद अव्यय, उसी की प्रधानता, वो अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, तत् माने उसका, पुरुष माने उसका पुरुष, अर्थात जिसके लिए कहा जाए, जहाँ पर हमने जो हमारी विभक्तियाँ होती हैं, विभक्तियाँ क्या है, जैसे का, की, के, ने, में, पर, से, तो ये सारी विभक्तियाँ हैं। कर्ता ने और कर्म को कर्ता ने और कर्म को करण चिन्ह से जान, असम प्रदान को के लिए अपादान से मान। कर्ता की विभक्ति ने होता है, कर्म की विभक्ति को होती है और करण की विभक्ति से होती है, संप्रदान के लिए और अपादान से अलग के होने के लिए संबंध काकी के संबंध है। और में और में पर ये अधिकरण की विभक्तियाँ होती हैं। यदि इन विभक्तियों का लोप हो जाता है तो वहाँ पर हम लोग जो है तत्पुरुष समास होता है। जैसे घर फूंक, घर माने घर, अब इसको लिखा जाएगा घर को फूंकने वाला, घर को फूंकना, घर को फूंकना। अब यहाँ पे को जुड़ा था, ये को, घर को, ये गायब हो गया, अर्थात यहाँ पे विभक्तियों का लोप हो जाता है, विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। गुणहीन, गुण से हीन, गुण से हीन, ये अब यहाँ पे इसी विभक्तियों के आधार पे तत्पुरुष समास के भेद भी होते हैं, 5-6 भेद। जिसे यहाँ का को है गुण, घर को फूंक, ये कर्म तत्पुरुष है। गुण से हीन करण तत्पुरुष है। देश के लिए भक्ति, देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, ये संप्रदान तत्पुरुष है। और भय से भीत, ये अपादान तत्पुरुष है। और जल धारा, जल की धारा, ये जो है संबंध तत्पुरुष है। और सर्वोत्तम, सब में उत्तम, इसे जो है अधिकरण तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास, जहाँ विशेषण विशेष हों वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे विश्वास है, विश्वास, और विश्वास की विशेषता क्या है, अंध, ये क्या है, ये विशेषण हो गया, विशेषण, ये विशेष है। तो विशेष से विशेष है, तो इसकी विश्वास की विशेषता क्या है, अंध है। अर्थात जहाँ पर विशेषण और विशेष हों वहाँ पर हम कर्मधारय
समास कहते हैं। विशेषण क्या है, विशेष क्या है? हम जिस चीज़ की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं, और जिस शब्द के द्वारा बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण जैसे कि सुंदर चेहरा, तो चेहरा विशेष्य है और सुंदर विशेषण है। चरण कमल, अब कई बार क्या है, विशेषण आगे पीछे भी हो सकते हैं। यहाँ चरण की विशेषता क्या है? कमल, कमल, कमल जितना कोमल होता वैसे चरण भी उतने कोमल हैं। चंद्र, मुख, मुख की विशेषता क्या है कि चंद्र, तो चंद्रमा के समान है मुख। तो यहाँ पर जो है आपका कर्मधारय समास होगा। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जिसमें जो जोड़ने वाली चीज़ें होती हैं उनके बीच जो और शब्द होते हैं इनका लोप हो जाता है। यदि और का लोप हो तो इतरेतर द्वंद्व, और या और अथवा, या और अथवा का लोप हो तो वैकल्पिक द्वंद्व, और जब शब्द युग्म आ जाएं उन्हें समाहार द्वंद्व के नाम से जानते हैं। जैसे इतरेतर द्वंद्व में स्त्री पुरुष, स्त्री, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष। अब इसमें यहाँ पे और था, ये गायब हो गया, स्त्री और पुरुष था। तो जहाँ पर और गायब हो जाए, ये इसका लोप हो जाए और समाप्त हो जाए, वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व होता है। वैकल्पिक द्वंद्व ये होता है कि जी दो में या एक, ठीक है। वैकल्पिक द्वंद्व में दो में एक को लेते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, थोड़ा बहुत। अब इसमें क्या है, किसी से थोड़े बहुत रुपए दे दो तो वो कह रहा है बहुत भी हो जाएंगे तब भी चल जाएगा, थोड़ा होगा तो भी चल जाएगा। तो या तो थोड़ा हो या तो बहुत हो। तो यहाँ थोड़ा या बहुत, यहाँ पे या अथवा का लोप हो जाता है। इसे वैकल्पिक कहते हैं, विकल्प। उसमें विकल्प होता है कि या तो ये या तो ये। तो यहाँ पर वैकल्पिक द्वंद्व होता है, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व वहाँ होते हैं जहाँ पर कुछ शब्दों का युग्म बन जाते हैं, शब्द युग्म बन जाते हैं। जैसे दाल रोटी, सेठ साहूकार, ये सब जहाँ पे मिलेंगे साथ साथ इस्तेमाल होते हैं। दाल रोटी, सेठ साहूकार, साहूकार, तो जहाँ पे मिलेंगे ये साथ साथ इस्तेमाल होते हैं, इसलिए समाहार द्वंद्व कहते हैं। इसमें शब्द युग्म बनते हैं। तो इस प्रकार द्वंद्व समास में ये तीन है। प्रायः ऐसे समझते हैं लोग कि केवल और भर गायब हो तो और का लोप हो जाए तो वहाँ पर द्वंद्व होता नहीं, लेकिन यहाँ पे इतरेतर द्वंद्व केवल बताया जाता है। लेकिन वैकल्पिक द्वंद्व में या अथवा का लोप होता है और कुछ शब्द युग्म पाए जाते हैं, वहाँ पर भी द्वंद्व समास होता है। तीसरा समास है दुग्ध समास। सबसे सरल समास है, संख्या पूर्व दुग है। संख्या पहले पद में दुग हो और उसे हम लोग जो है, अच्छा यहाँ पद क्या है, पद दो प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद वो होता है जो पहले लिखा हो, उत्तर पद वो होता है जो बाद में लिखा हो। जो पहले लिखा हो उसे पूर्व पद कहते हैं, जो बाद में लिखा हो वो उत्तर पद कहते हैं। पहले लिखे को पूर्व पद कहते हैं, बाद में लिखे हुए को उत्तर पद कहते हैं। जैसे चौराहा, पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, संख्यावाचक। संख्यावाचक होने की वजह से, पहला पद संख्यावाचक होने की वजह से यहाँ पर द्विग समास होता है।
अगला समास है बहुब्रीहि समास। ये पांचों समास के बाद जो कुछ बचे वो बहुब्रीहि है। बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जहां पर अन्य पद प्रधान हो, किसी तीसरे की बात किया जाए, ना तो पूर्व पद ना उत्तर पद, अन्य पद प्रधान। जैसे जितेंद्रिय, इंद्रियों को जिसने जीत लिया है अर्थात महावीर स्वामी जितेंद्रिय कहलाए। कृत कार्य, कार्य जो किया जा चुका है। दत्त धन, जिस धन को दिया गया है अर्थात दान। निर्जन, जहाँ पे कोई जन नहीं है अर्थात जंगल। पीतांबर, पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। पतझड़, जिस मौसम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, जिस मौसम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं उसे पतझड़ कहते हैं, या अर्थात बसंत। तो इस प्रकार ये समास अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विग समास और बहुब्रीहि समास है। समास का ये टॉपिक आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। व्याकरण का जो अगला विषय होगा, अगली क्लास होगी, वो होगी अलंकार की। ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। और अलंकार कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पर पूछा ना जा रहा हो। हर परीक्षाओं में, ये 6ठी से 12वीं तक के क्लासों में भी अलंकार हैं। जैसे ये ग्रामर जितनी भी चल रही है 6ठी से 12वीं तक के NCERT के बुक्स में भी है, सिलेबस में भी है, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सभी व्याकरण के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग जो है ग्रामर के शुरू से लेकर अंत तक सभी वीडियो देख लें और सभी के डायग्राम बना लें, आपको समझने में आसानी होगी। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टीचर्स ऑनलाइन की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।